मेरे मन में उनके प्रति आदर बढ़ गया। सरकार की कही हुई बात को सार्वजनिक रूप से इस प्रकार से ठुकराना, काटना, जिसके कारण सरकार को अपने वचन वापस लेने पड़े। जिस रक्षा मंत्री ने लोकसभा में आकर के बहुत जोर से उस सच्चर कमेटी के पत्रों का समर्थन किया था, राज्यसभा पहुंचते पहुंचते अपने विचारों में उनके यू टर्न आ गया और उन्होंने कह दिया कि नहीं, ऐसा कोई हमारा विचार नहीं है, हम कोई सेना से इस प्रकार का हेड काउंट नहीं करवाएंगे, सेना अध्यक्षों के कारण। लेकिन वह जो विचार मेरे मन में आया, उस विचार के बारे में मित्रों से जब चर्चा की तो सबको लगा कि अल्पसंख्यकवाद के खिलाफ हमको अभियान करना चाहिए। लेकिन हम भारत की सुरक्षा की कल्पना को व्यापक बनाएं, जनता तक जाए तो इतना व्यापक बनाएं कि 2 साल जिस प्रकार से इस सरकार ने काम किया है, उस सरकार के सब दोषों को हम उजागर कर सकें। और उस हिसाब से कल्पना बनी। नाम के बारे में भी चिंतन हुआ। पहले तो भारत एकात्मता यात्रा की बात थी, भारत एकता यात्रा की बात थी। करते करते हम भारत सुरक्षा यात्रा पर पहुंचे और फिर हमने गिनती करवानी शुरू की। मैं आपके सामने गिनती करवाता हूं। भारत की सुरक्षा के लिए कितने संकट हैं, एक नहीं है, अनेक संकट है। कितने संकट, एक एक संकट ऐसा है कि जिसके बारे में और किसी देश में वैसा संकट होता तो इतने निश्चिंत होकर के सरकार नहीं चलती, नींद हराम हो जाती अगर किसी दूसरे देश में 1 करोड़ से अधिक विदेशी आकर के बस जाते। कोई देश नहीं सहन कर सकता। मैं जानता हूं, गृह मंत्री था, यूके में अगर 100-150 लोग पहुंच जाते थे बिना पासपोर्ट, बिना वीसा, और उनको लगता था कि ये भारत से आए हुए हैं, इतने चिंतित हो जाते थे। उनके अफसर आएंगे, लगातार चिट्ठियां आएंगी, पत्र आएंगे, और फिर भी समाधान नहीं हुआ तो स्वयं गृह मंत्री इस एक विषय को लेकर के हमारे यहां पर आया बात करने के लिए कि कोई ना कोई तरीका निकलना चाहिए कि ये 100-150 लोग आ जाते हैं, कोई रशिया होकर के आ जाता है, कोई अफ्रीका से आ जाता है, कोई कहीं से आ जाता है, और हमको लगता है कि हम भारत के, लेकिन वो कहते हैं हम भारत के नहीं है, वो कोई और नाम बता देते हैं। और फिर वो कहा कि हमको पता भी नहीं लगता कि वो भारत के हैं कि पाकिस्तान के हैं कि बांग्लादेश के हैं, नहीं पता लगता, ढूंढते फिरते हैं। इतने चिंतित हो जाते हैं 100-150 पर, और यहां पर कोई चिंता नहीं। मुझे तो यह भी पता नहीं, अभी अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आई थी दिल्ली में, 2-3 दिन थी। विपक्ष के नेता के नाते मुझे भी आमंत्रित किया गया था उनसे मिलने के लिए। मैं गया था उनसे मिलने के लिए। उनके 4 मंत्री उनके साथ थे। 8 घंटा मैं उनसे था, सिवाय इस बांग्लादेश के घुसपैठ के, इलीगल इमिग्रेशन के, और मेरी कोई चर्चा उनसे नहीं हुई। लेकिन मैंने तो कोई अखबार में पढ़ा नहीं कि प्रधानमंत्री ने भी उनसे कोई बात की होगी तो देश जानना चाहेगा, क्योंकि वो मानते ही नहीं, कहते हैं कि नहीं, वो स्वयं कम बोलती थी, उनके मंत्री अधिक बोलते थे। वो कहने लगे मुझे कि अडवाणी जी, ऐसा है कि सीमा ऐसी है कि जिसमें से भारतीय हमारी तरफ आ जाते हैं, बांग्लादेशी आपकी तरफ चले जाते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, नहीं होता है। लेकिन आप जितनी बात कहते हैं, जितनी बड़ी संख्या कहते हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर ढाका आए तो हम आपको ऐसी बाजारें दिखाएंगे जिसमें केवल मात्र भारतीय हैं। मैंने कहा हाँ होंगे, पासपोर्ट के साथ आए होंगे, वीसा के साथ आए होंगे। अगर बिना पासपोर्ट के वीसा के आए हैं और आपको पता है कि वो भारतीय है, उनको भेज दीजिए वापस, मत रखिए। लेकिन मैं ये जानता हूं कि हमारे यहां पर केवल मात्र कलकत्ते में या केवल मात्र आसाम में नहीं है,
हिंदुस्तान का कोई बड़ा शहर नहीं है कि जहां पर बांग्लादेशी एक बस्तियां न बसी हुई हो। कोई शहर नहीं है। 1 करोड़ बांग्लादेशी देश भर में बसे हुए। और यह आलोचना विपक्ष का नेता नहीं कर रहा, यह आलोचना भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। मैं चुनौती देकर के कहता हूं कि कोई पढ़े सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, जो निर्णय उन्होंने IMDT एक्ट पर दिया है। इतनी तीखी आलोचना है सरकार की कि सरकार को तो सचमुच उसके बाद शर्म आनी चाहिए। नहीं आती शर्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह IMDT एक्ट तो इस सरकार ने बनाया ही शायद इसलिए है कि बांग्लादेशी आराम से आ सके, उनको वापस जाने न पड़े। क्योंकि IMDT एक्ट जिस प्रकार से बना है उसके आधार पर कोई बांग्लादेशी वापस नहीं जाएगा, वो व्यवस्था करेगा रहने की हमेशा के लिए। इतना ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है द इलीगल इमिग्रेशन दैट इज टेकिंग प्लेस in Assam is not just illegal immigration, it is a silent invasion. शांत, ये तो एक्सटर्नल एग्रेशन है, बाहरी आक्रमण है। और भारत का संविधान कहता है आर्टिकल 355 में कि अगर किसी प्रदेश पर बाहरी आक्रमण होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जवाबदारी है उस प्रदेश को बचाना। सरकार की जवाबदारी है इसको बचाओ। और उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहला काम यह होना चाहिए, IMDT एक्ट तो हम खत्म करते हैं, लेकिन आप फॉरेनर्स एक्ट आसाम पर लागू कर दीजिए। फॉरेनर्स एक्ट में अगर कोई विदेशी आता है देश में तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास पासपोर्ट है, वीसा है, और अगर नहीं है उसके पास तो फिर उसको प्रमाणित करना पड़ता है कि मैं विदेशी नहीं हूं। पुलिस को प्रमाणित नहीं करना पड़ता। पुलिस उससे कहती है कि हमको पता है कि तुम बांग्लादेश से आए हो, हमको पता है कि तुम पाकिस्तान से आए हो, और हम चाहते हैं तुम प्रमाणित करो कि तुम पाकिस्तान से नहीं आए हो या बांग्लादेश से नहीं आए हो, तुम यहां रहते हो। IMDT एक्ट में तो उल्टा था कि जो आरोपी है उसको प्रमाणित नहीं करना पड़ता था, पुलिस को प्रमाणित करना पड़ता था। और अब सरकार ने क्या किया है, IMDT एक्ट खत्म हो गया, लेकिन इन्होंने फॉरेनर्स एक्ट को अमेंड किया है आसाम के लिए, और कहा है कि आसाम में कोई बांग्लादेशी आया होगा तो उसको प्रमाणित नहीं करना पड़ेगा कि मैं बांग्लादेशी नहीं हूं, पुलिस को ही प्रमाणित करना पड़ेगा कि वो बांग्लादेशी है। एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसकी न केवल अवहेलना की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। वो मामला भी गया है कोर्ट में, और क्या होगा देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के मैं मानता हूं आतंकवाद हो, बहुत गंभीर समस्या, बहुत गंभीर। सबसे पहला हमला तो मुंबई में हुआ 1993 में, सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट। एक दिन में 30-35 बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 300 से अधिक लोग मरे, ज्यादा होंगे याद नहीं। दाऊद इब्राहिम का नाम आया, दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम। अब दाऊद इब्राहिम जो थे उसको तो हम नहीं ला सके, बहुत कोशिश की। स्वयं जनरल मुशर्रफ से मेरी चर्चा हुई, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, नहीं हुआ। लेकिन हां, अबू सलेम के बारे में जैसे ही हमको पता लगा कि उसने जाकर के पोर्चुगल में शरण ली है अपनी पत्नी के साथ, तो पोर्चुगल से वार्ता शुरू हो गई और लगातार वार्ता करते रहे। एक्सट्राडिशन ट्रीटी भी थी उनके साथ, और हमने उनको आखिर आकर के अभी थोड़े दिन पहले राजदूत मिले थे पोर्चुगल के मेरे, हमारे उनके, और उन्होंने मुझे कहा कि आपने जो प्रयत्न शुरू किया था उन दिनों में वो कम से कम अब सफल हुआ, हम अबू सलेम को आपके यहां मुंबई पहुंचा सके। हो गया। लेकिन आतंकवाद बड़ी गंभीर समस्या है, ये समझाने में हमको समय लगा। पहले अमेरिका भी नहीं मानता था, कोई विदेशी नहीं मानता था, सुनते थे हमारी बात।
5 युद्ध हुए भारत के, 4 पाकिस्तान के साथ, 1 चीन के साथ, और 4 युद्धों में भी इतने लोग नहीं मरे जितने आतंकवाद के शिकार हुए हैं। आतंकवाद के शिकार कम से कम 60,000 लोग हुए हैं पिछले वर्षों में। 60,000 लोग आतंकवाद के शिकार हुए हमारी अपनी पार्टी के। मुझे वो दिन याद है कि कोई सप्ताह नहीं बीतता था कि मैं किसी अपने सहयोगी, अपने प्रमुख पदाधिकारी पंजाब के, उनकी हत्या के लिए वहां नहीं जाता था। प्रदेश का अध्यक्ष मारा गया, प्रदेश के युवा मोर्चे का अध्यक्ष मारा गया। कोई जिला नहीं था कि जिसका कोई न कोई पदाधिकारी हर सप्ताह आतंकवाद का शिकार नहीं होता था। लगातार होता रहा। और जब वहां पर 9/11 हुआ अमेरिका में, उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उस पर प्रस्ताव किया, उस पर विचार किया और दुनिया के सब देशों को कहा कि अभी तक जो आपने कानून बनाए हुए हैं अपराध के खिलाफ, हत्या के खिलाफ, चोरी डकैती के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ, वो कानून ठीक है उन अपराधों के लिए, आतंकवाद के लिए वो कानून पर्याप्त नहीं है। जैसे हमारे यहां इंडियन पीनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये कानून सामान्य अपराध के लिए ठीक होंगे, आतंकवाद के लिए पर्याप्त नहीं है। आतंकवाद के लिए विशेष कानून चाहिए, बनाओ विशेष कानून। सारी दुनिया के देशों को हिदायत दी, हमने हिदायत सुनी। गृह मंत्रालय में मैं था, मैंने अपने सचिव को कहा कि दुनिया में जो जो कानून बने हों, उसके बाद अमेरिका ने बनाए हैं, इंग्लैंड ने बनाए हैं, जर्मनी ने, फ्रांस ने बनाए हैं, पोर्चुगल ने, स्पेन ने बनाए हैं, आप मंगाओ उन सबको। उन्होंने सब मंगाए। उसके आधार पर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट बनाया, पोटा जिसको कहते हैं, हमने बनाया। और इस सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने आते ही पहला काम किया, पोटा को खत्म करो। किसके लिए? किसके लिए?